पार्टी बहुत मजबूत थी। हम बात करते हैं 1967 की, 77 की, 89 की, 96 की। जब कांग्रेस पार्टी मजबूत थी तो उसके खिलाफ भी तो अलायंस बनता था। जनता पार्टी का अलायंस बना, जनता दल का अलायंस बना, नेशनल फ्रंट बना, यूनाइटेड फ्रंट बना, एनडीए बना कि नहीं बना? तो अलायंस तो बनता रहेगा। चुनाव आ रहे हैं, सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। सर ये तो थोड़े दिन के लिए हो जाएंगे और जैसे इलेक्शन हो जाएगा फिर वो जहाँ हम वहीं के वहीं चले जाएंगे, ले जाएंगे। और देश तो ऐसे चलता रहा है, 70 साल 75 साल से देश चल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि देश 9 साल पहले पैदा हुआ है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट पैलेस में मौजूद हैं। जनता की अलग अलग राय है 2024 को लेकर। जिस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी 2024 चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, आखिर किन मुद्दों को लेकर आवाम वोट देने वाली है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृपाराम है और सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, झांसी से। और सर सबसे बड़ी बात है देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई। नौजवान युवक के लिए नौकरियां नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग बाग हैं, बच्चे इंजीनियर करे घूम रहे हैं। देश में एक फौज एक ऐसी चीज़ थी जिसमें किसान के बच्चे जाते थे, ना कोई मंत्री के ना मिनिस्टर के, नहीं किसान आदमी के बच्चे फौज की नौकरी की तैयारी करते थे। वो भी इन्होंने, इस सरकार ने क्या किया, 5 साल की नौकरी कर दी। 5 साल के बाद बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार है। जबकि फौज के अंदर तो करीब जो है 24 महीने 13 महीने या 24 महीने की ट्रेनिंग होती है। वो क्या देश के लिए लड़ाई लड़ेगा? तो ये हताश है, बिल्कुल हताश है इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट को से कोई भी खुश नहीं है। अरे आप कह रहे हैं कि बीजेपी जैसी सरकार आज तक नहीं आई है। वो कह रहे हैं दूरदृष्टि से देखिए, महंगाई जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, विदेशों में डंका बज रहा है। आप कह रहे हैं कि त्रस्त है जनता। अभी अपने यहाँ पर G20 हुआ है, मोदी जी ने मीडिया की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और जाकर यूएन में उन्होंने बाइडेन ने जो अमेरिका का वो क्या नाम जो है आपका प्रेसिडेंट है, उसने वियतनाम में, हाँ जॉन बाइडेन, उसने आपके नाम को जो है इतना उछाला है वियतनाम के अंदर। भाई ये मोदी साहब को तो हम रिक्वेस्ट करते, प्रार्थना करते कि मोदी साहब को मीडिया से कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। बीजेपी कार्यालय में उनका स्वागत हो तो रहा है, तमाम मंत्री वहां पर बीजेपी के मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री को हार मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। और देश में जिस तरीके से G20 का पहली बार आयोजन हुआ है, उसको लेकर पीएम मोदी को वो देंगे, शुभकामनाएं देंगे। सर ये पहली बार आयोजन नहीं, इसके इंदिरा गांधी ने भी आयोजन किया है। देश में तो पहली बार हुआ है सर। देश में बेशक हुआ है पहली बार। हजारों करोड़ों रुपए, कई करोड़ हजारों रुपए खर्च हुए हैं। ये भी जनता की कमाई है सर, जनता की कमाई। महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी है, बच्चे आज के नए युवक बेरोजगार हैं। तुम्हारे बच्चे, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे, आगे कोई नौकरियां नहीं है, सारी नौकरी खत्म कर दी। ये जुमलेबाजी गवर्नमेंट है। इतनी गवर्नमेंट जुमलेबाजी मैंने नहीं देखी। झूठ बोलना और जुमले, हार पहनाने से क्या होता है? उनके आदमी तो हार पहनाएंगे, भाई। उनका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं। 2014 में उनको लेकर आए, हमने वोट दिए, बीजेपी के वोट दिए कि भाई आए अच्छा करेंगे। लेकिन इन्होंने आज तक झूठ बोलने के अलावा कोई काम तो किया नहीं। और इनके राज्य में जो है सबसे बड़ी फैली हुई अराजकता। अगर इनके लिए अगर आप किसी ने बोल भी दिया तो कहो जी जेल भी भिजवा दें, ईडी लगवा दें। ऐसा क्यों लगता है आपको ईडी लगवा दें? सर ये सामने है, ये आपके सामने, दुनिया के सामने है। अब ये जो है 24 में इनको पता चल जाएगा, 24 में इनको पता चल जाएगा। भाई बढ़ती हुई बेरोजगारी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगवा देते हैं, अभी पीछे देखा आपने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू, उन्हें जेल भेज दिया भ्रष्टाचार के आरोप में। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आजम खान, उनके ऊपर ईडी की सीबीआई के छापे लग, ईडी के आईटी के छापे लग रहे हैं आयकर विभाग के। तो किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि जो इनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए सर, जांच तो होना चाहिए, जांच जो एक देश का विषय है। अभी इनके ऊपर भी उछाला गया है। आपको पता है सीएजी की रिपोर्ट देखिए आप, इनको भी बोला गया है कि हजारों करोड़ के घोटाले इनकी गवर्नमेंट में हुए। सर जब ये गवर्नमेंट चेंज होगी ना, अभी ये शासन इनकी सरकार है, सरकार में कुछ जब गवर्नमेंट चेंज होगी, इसके बाद पता चलेंगे कि किस गवर्नमेंट में कितने घोटाले हुए हैं। फिलहाल मैं मानता हूं कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ी है बेरोजगारी का मुद्दा देश में। आप रोजगार पे बात करिए, आप हॉस्पिटल स्वास्थ्य पे बात करिए, आप एजुकेशन पे बात करिए। इस पे बात करने से कम से कम जनता का तो भला हो। हम लोग आप सहमत हैं इनकी बात से? कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, या और जो मुद्दे इस टाइम उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सनातन धर्म हुआ और जो वैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन पर बात होनी चाहिए? देखिए, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। धर्म का आचरण इंसान अपने व्यक्तिगत काम के लिए करता है। अगर उसका विस्तार करना है तो आप अपने अच्छे काम करिए। अब ये जनता के बीच में विद्वेष फैला के और लोगों को एक दूसरे से ये कह सकते हैं कि आप धर्म के नाम पर, कई बार होता है कि अब एक रैली निकाल रहे हैं, दूसरा जुलूस निकाल रहे हैं, लोग भिड़ जाते हैं, समझते नहीं है। और देश तो ऐसे चलता रहा है, 70 साल 75 साल से देश चल रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि देश 9 साल पहले पैदा हुआ है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, अब जिसको इंडिया के नाम से ये एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, तो चल रहा है, कई साल से चल रहा है, चलता आएगा।
कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि देश में सच में आज़ादी जो मिली है 2014 में ली है। कंगना रनावत के एक बयान से आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा था कि रनआउट इज नॉट आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप कितने साल के हैं? आप पैदा हुए, आप बीजेपी का राज था या मोदी जी थे उस टाइम? ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपने भी कांग्रेस के राज में और दूसरी पार्टी के राज में शासन, उनके शासन में हमने जन्म लिया है, पढ़ाई की, आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है सब। देखिए मूल चीज़ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, वो है धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे। और यूथ जो है पिछले आप मानिए जो 2014 में 18 वर्ष की हुई है या उससे बाद, वो उनके साथ कनेक्ट हो गई है, जिसका उनको भारी भरकम लाभ मिल रहा है। कुछ चीज़ें सरकार ने अच्छी की है, ऐसा हर चीज़ की आलोचना नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें अच्छा की है। सवाल अच्छा है, आपको लगता है कि कुछ जो काम किए हैं उन्होंने अच्छे भी किए हैं, कि कौन से ऐसे अच्छे काम है किए हैं और कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि बहुत गलत काम है? मैं मानता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 370 को रिमूव करना, ये एक अच्छा काम माना जा सकता है। कुछ मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं ट्रिपल तलाक हटाकर, वो भी ठीक ठाक है, अच्छा काम है। और एक लहर तो आई है, एक लहर आई है कि लोग नेशनलिज्म के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग उसके विरोध में। हम नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत काम किया है, ऐसा नहीं है। जो भी सरकारें रही हमारी, इससे पहले कांग्रेस रही हो, जनता पार्टी सरकार रही, जनता दल की रही हो, और पार्टी की सरकारें रही, सबने अच्छा काम किया है। सरकारों का काम ही ये है कि पब्लिक वेलफेयर का काम करना, और ये कुछ कंटिन्यूएशन वर्क होता है। कोई भी सरकार है, काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं काम रुक जाएगा। हाँ, अब इनका कुछ अपना वोट बैंक को अपने एड्रेस करना होता है तो लोग ऐसी बातें बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, पर्दे के पीछे सभी एक होते हैं। कांग्रेस, मेरे जानने वाले हैं, एक ही परिवार में कांग्रेस पार्टी के भी, आम आदमी पार्टी के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी, तीनों सदस्य एक ही परिवार में। पूछा गया क्यों साहब? ऐसा है, किसी एक की सरकार आ सकती है तो दाल रोटी चलती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी ना। आप हैं, मैं हूँ, ये अंकल जी हैं। आप भाजपा में चले जाइए, कांग्रेस में, मैं आम आदमी पार्टी में, हम तीनों में आपस में सहमति हो गई, एक ही परिवार में, एक ही घर में। अब कांग्रेस की आई तो आप चला रहे हैं सबको, भाजपा का आई तो ये चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मैं चला रहा हूँ। कुछ ऐसा होता है, तालमेल नेता होगा, नेता विरोधी नहीं होते जितने दिखते हैं। सवाल तो यही है किस तरीके से जो अलायंस बनाया गया है, इंडिया अलायंस, उसमें तमाम वो नेता हैं जो एनडीए को हराना चाह रहे मैं हैं। बता रहा हूँ आपको, जब कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी, हम बात करते हैं 1967 की, 77 की, 89 की, 96 की, जब कांग्रेस पार्टी मजबूत थी तो उसके खिलाफ भी तो अलायंस बनता था। जनता पार्टी का अलायंस बना, जनता दल का अलायंस बना, नेशनल फ्रंट बना, यूनाइटेड फ्रंट बना, एनडीए बना कि नहीं बना? तो अलायंस तो बनता रहेगा। हरा नहीं पाया। मार्जिनलाइज हो रही है, वो अपने आप को विस्तार नहीं करना चाहेगी, अपने आप खत्म कर देगी, अपना अस्तित्व पार्टी खत्म नहीं करेगी, बढ़ाएगी ना अपनी पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी आप क्या कहें शून्य हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता, वो भी अपना विस्तार करेंगे, समय उनका भी आएगा। देखिए, एक सरकार जब लगातार चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है। पॉलिटिक्स में वर्ड है एंटी इनकम्बेंसी और एक प्रो इनकम्बेंसी। अभी मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ प्रो इनकम्बेंसी चल रहा है, उसका लाभ उनको मिल रहा है। अभी 9 साल हो चुके हैं, हो सकता है 2024 तो जीतेंगे, ऐसा लगता है, माहौल देख के लगता है। हो सकता है कुछ बड़ी बात नहीं, मोदी राष्ट्रपति बन जाए। द्रौपदी मुर्मू कार्यकाल पूरा होने के बाद मोदी जी 75 वर्ष हो जाएंगे, और मोदी जी ने 75 वर्ष की एक आयु, एक सीमा रेखा रखा है, और ऐसे करके उन्होंने कई नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, जसवंत सिन्हा, कई नेताओं को दरकिनार किया है, आडवाणी जी, कलराज मिश्रा, सबको, है ना, कई को रिमूव किया मंत्रिमंडल से भी। आपको लगता है कि वो अगर पीएम का पद छोड़ेंगे तो राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन पीएम की कुर्सी पर कौन विराजमान होने जा रहा है? किसी को बनाया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट से। मनमोहन सिंह इसी पोस्ट पे 10 साल थे, तो हम लोग क्या बोलते थे उनको? मनमोहन सिंह, कठपुतली, ऐसा बोलते थे ना, जबकि ऐसा वो भी नहीं थे, क्योंकि व्यक्ति वो सामने सीधे साधे व्यक्ति, कम बोलने वाले ऐसे थे। मोदी जी थोड़ा डायनेमिक चेहरा है, अगर यही जनता पसंद भी ज्यादा कर रही है। कुर्सी बैठ जाएगी, यही डायनेमिक चेहरा, तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, सत्ता की प्रकृति। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी बड़ा चेहरा थी। असल में क्या हुआ, आज तक जितने भारत के बड़े नेता हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर, वो राष्ट्रपति नहीं बने, प्रधानमंत्री बने हैं, जो जन चेहरा, जो पब्लिक फेस है, जो मासेस लीडर हैं। अगर राष्ट्रपति बन जाते, एक सवाल बताइए, जिस तरीके से आपने बताया, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की आपने। सवाल ये उठता है, जब से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, कहीं ना कहीं उनका फेस वैल्यू बढ़ी है, लोग पसंद भी कर रहे हैं राहुल गांधी को। कांग्रेस ने जिस तरीके से अलायंस बनाया है, सारी पार्टियों को एक साथ लिया है, क्या ये करना चाहिए था, या कांग्रेस को एक तरफा अलग चुनाव लड़ना चाहिए था? आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, देखिए वस्तु स्थिति की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी मार्जिनलाइज हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी आज 400 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है, तो जाहिर सी बात उसको 300 सीटों पर एक मुश्तार देखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अभी उनका संगठन कमजोर हो रहा है, तो अलायंस बनाना पड़ेगा, ये गठबंधन धर्म उनको निभाना पड़ेगा। और यहाँ पे समझौता कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, जो 2009 में 206 सीटें जीती,
2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहने के बावजूद सिर्फ 7 सीट कांग्रेस पार्टी ज़्यादा मिला था, लेकिन एनडीए अलायंस नहीं बना पाया, यूपीए अलायंस बना, सरकार यूपीए की आई। तो ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक ज़्यादा हैं, उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे। अभी वो पार्टी पावर में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बहुमत में है, अपने दम पे बहुमत में है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके साथ लोग ना जुड़ें, क्योंकि सरकार के साथ अपना दल के साथ में अलायंस किया कर रखा है, कई पार्टियां साथ में है उनके, ऐसा नहीं है। कई पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मेरे ख्याल से ऐसी 27 पार्टी जिनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, नहीं है ना। ऐसे कांग्रेस पार्टियां क्या हैं, कभी कांग्रेस के साथ कभी भाजपा के साथ आती रही हैं। पिछले 30 वर्षों का एक इतिहास देखा जाए, 1996 के बाद, 96 के बाद जो गठबंधन आया है, या यूनाइटेड फ्रंट में भी जो वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी सरकारें ऐसी बनी हैं, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में। हाँ, दूरी बनी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दूरी बनी है। तो ये दोनों पार्टियां चाहती भी ऐसी थी कि देश चले एक तरह से द्विपार्टी सिस्टम पर, द्विदलीय व्यवस्था पर, है ना। तो लगता है अगर इंडिया अलायंस की 2024 में जीत हो जाती है, अगर जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या आपको लगता है कि पूरे 5 साल में सरकार चला सकते हैं? देखिए, सरकार चलेगी ये तो निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि हर बार जो सरकार गिरी वो कांग्रेस पार्टी ने गिरवाई है। मुझे याद आता है जनता पार्टी की सरकार, तो चलो वो अपने कारणों से गिरी, वो कांग्रेस की विरोध बनी, लेकिन जनता दल को तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया था, उसको तो भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट फ्रंट ने दिया। वीपी सिंह सरकार वो गिरी, उसके बाद कांग्रेस ने 2 सरकारें गिराई, देवगौड़ा गुजराल की, नरसिम्हा राव की सरकार मेरे ख्याल से अल्पमत में थी, पूरी बहुमत में नहीं थी, लेकिन उसको किसी ने छुआ नहीं। तो कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होती, करीब 150 के आसपास सीटें लाती है, तब जाके कांग्रेस पार्टी उस अलायंस को स्थायित्व दे सकती है। 150 से कम सीटें लाती है तो मुश्किल है। अभी एक नया सर्वे आया है कई चैनलों का, मुझे याद है, वो 2 या 2.5% का स्विंग बता रहे हैं, दोनों के बीच में गैप बता रहे हैं, सॉरी ज़्यादा गैप नहीं है, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस। लेकिन एनडीए अलायंस क्या है, कहाँ पर है, ये देखिए आप, दक्षिण भारत के 5 राज्यों में इंडिया अलायंस मजबूत है, एनडीए अलायंस कमजोर है। उत्तर भारत में और पश्चिम उत्तर भारत में या नॉर्थ ईस्ट में भी अब एनडीए अलायंस मजबूत है। तो देखना है कि हमें कांग्रेस पार्टी कहाँ अच्छा करती। करीब 12 ऐसे स्टेट हैं, 12 ऐसे राज्य जहाँ कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट फाइट है बीजेपी से, वहाँ तीसरा दल नहीं है भी तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर कांग्रेस इन 12 राज्यों में बीजेपी को हरा पाती है, ये लग रहे हैं, कहा यह जा रहा है जब से एनडीए जो यूपी इसके इंडिया के नेता हैं, उन्हें डराने के लिए एनडीए तमाम वो ईडी सीबीआई और उनके विभागों के वो भेज रहे हैं, इस तरीके के जो बातें कही जा रही हैं, उसे कैसे देखते हैं? ये सब चलती रहेंगी। जब भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी, अपोजिशन में थी, मुझे याद आता है अन्ना हजारे का वो आंदोलन, बाबा रामदेव का वो सत्याग्रह आंदोलन, इन आंदोलनों ने बीजेपी की छवि बनाई, कांग्रेस की खराब की। मनमोहन सिंह यहाँ दिल्ली में, शीला दीक्षित खराब की ना। ये सरकार ऐसी नहीं गई है, लेकिन इस सरकार में जो मीडिया है उतना दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है जितना उस समय दिखाता था, ये एक चिंता का विषय है। खास मेन स्ट्रीम मीडिया है कि नहीं है, मान सकते हैं। और क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन को सबने कवर किया, रामदेव का आंदोलन को सबने किया, जन जन तक पहुंचाया, तो कांग्रेस पार्टी की छवि बनी, ये पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उस टाइम के जो ये सीएजी विनोद राय के जो रिपोर्ट्स आती थी, तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए घोटाले की बात की गई इन 9 सालों में। जो रिपोर्ट आती है आपका कहना है कि वो दिखाई नहीं जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, रिपोर्ट दिखाई नहीं जाती, हाँ ये है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग नहीं दिखा पाएगा उसको। कैसे देखते हैं आप? नहीं दिखा रहे। कहने का मतलब ये है, जो भी रिपोर्ट जो पहले काम मीडिया करता था, वो हाल फिलहाल में मीडिया काम नहीं कर रहा। मीडिया का सबसे बड़ा दबाव है, जबकि मीडिया को सतर्क होना चाहिए। मीडिया देश का सितम है, मीडिया जो सच्चाई दिखाएगा तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और इस चीज़ को मीडिया के ऊपर भी एक दबाव है, क्योंकि मीडिया जो भी है किसी न किसी एजेंसी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी उद्योगपति से जुड़ा हुआ है। उद्योगपति पे गवर्नमेंट के हाथ है, आपको पता ही है, आजकल बड़ा नाम आता है अडानी साहब का। मैं उस चीज़ में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी लेवल की बात है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो बस 2 चीज़ों पर बात करूँगा कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, और आम जनता के लिए जो है बड़ा मुश्किल की बात है। सिलेंडर देखो आप, 1400 का लिया जब से गवर्नमेंट की आई 2014 में 600 का, 450 का था। इसके बाद पेट्रोल के रेट 94। अब चुनाव आ रहे हैं, सारी चीजें सस्ती होने वाली हैं। सर ये तो थोड़े दिन के लिए हो जाएंगे, जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा फिर वो जहाँ हम वहीं के वहीं चले जाएंगे, ले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा है जनता की राय थी कि जनता का एक तरफ साफ कहना है कि अगर चुनाव होने चाहिए तो उन मूलभूत समस्याओं और मूलभूत मुद्दों पर होनी चाहिए, जैसे कि रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों पर सवाल होने चाहिए और नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि हमारे लिए क्या कुछ करेंगे। आप देख रहे थे इंडिया ट्रूथ, शुक्रिया।